निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? देखिए, प्रवाल विरंजन शब्द, प्रवाल विरंजन तो इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन दरअसल विरंजन होता है शैवालों का, जिनके साथ ये सहजीवी संबंध में जीवित रहते हैं। ये दरअसल समुद्र में एक जुक्सैन थैला नाम का शैवाल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। ये मूंगे जो हैं उसी के थ्रू भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से एक सहजीवी संबंध स्थापित होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण, वैश्विक तापन के कारण विभिन्न परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया बाधित हो जाती है। जब ये प्रक्रिया बाधित होती है तो ये जुक्सैन थैले जो हैं, शैवाल जो हैं, वो सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं। इसी को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रवाल विरंजन दरअसल ये शैवालों के मृत होने से, शैवालों के नाश होने से संबंधित है। जब ये शैवाल समाप्त होने लगते हैं तो फिर प्रवालों के जीवन को संकट उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो वैश्विक तापन है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? देखिए, इससे संबंधित वीडियो जब मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा और मानचित्र पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तृत इसकी चर्चा करूंगा कि किस युग में कौन सी चट्टानें पाई गई, किस चट्टान में क्या क्या पाया जाता है। लेकिन इतना जानते रहिए कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें यही हैं, क्योंकि यहीं पर लौह से लेकर सोना, मैग्नीज, महत्वपूर्ण चांदी हो गया, महत्वपूर्ण जो अयस्क पाए जाते हैं, जो धातु पाए जाते हैं, वो यहीं पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। इसलिए बहुत ही आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो लौह अयस्क का समृद्ध भंडार यहाँ पर पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों पे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट। देखिए, तटों के बारे में तो एक बार ये देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। जो पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है भारत का। तो अगर आप पश्चिमी तट पे देखें तो सबसे ऊपर आपको काठियावाड़ तट मिलेगा। कच्छ का जो तट है उसके नीचे काठियावाड़ का तट, फिर कोकर तट, फिर कनारा तट, और ये मालाबार तट कर केरल के आसपास का जो तट है मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। फिर आप तमिलनाडु ये पूर्वी तट में आएंगे तो कोरोमंडल तट, फिर उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, और फिर वेंगा तट। तो ये क्रम वाइज उत्तर दक्षिण आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अक्सर ये प्रश्न आता है। तो जो कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं वो दरअसल मालाबार तट पे हैं, यहाँ केरल में स्थित हैं, जिनको इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसके अलावा ये कैमूर की जो पहाड़ी है, बिंद पर्वत, जो बिंद श्रेणी है, बिंद पर्वत का पूर्वी भाग, ये कैमूर की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। मैकाल की पहाड़ियाँ ये मध्य भारत में स्थित है। महादेव की पहाड़ी मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, आपका जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय के पठार के पास है। मेघालय के पठार के पास, इसमें इस नक्शे में नहीं दिख रहा है, ये मेघालय के पठार के पास मिकिर की पहाड़ियाँ हैं। तो इसलिए अब ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कौन सा सही कौन सा गलत है। तो ये तो गलत है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी भी हमने आपको बताया विंध्य के पूर्वी, तो कोकर तट का सवाल ही नहीं उठता। महादेव पहाड़ी ये मध्य भारत, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने आपको भी दिखाया। मिकिर पहाड़ी ये पूर्वोत्तर भारत में है, पश्चिमी भारत में नहीं है। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। महादेव पहाड़ी ये मध्य भारत में स्थित है। देखिए, विभिन्न लौह अयस्क क्षेत्र हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डली राजहरा ये अच्छा सही सुमेलित है, पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। तो डली राजहरा ये छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क क्षेत्र है, न कि उड़ीसा में। तो ये बिल्कुल गलत है पहला वाला। गुरु महिसानी ये उड़ीसा का है लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नोआ मंडी ये पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि झारखंड का लौह अयस्क क्षेत्र है, तो यह भी गलत हो गया। दामुदा सेंडी ये पश्चिम बंगाल का लौह अयस्क क्षेत्र है, तो डी वाला भी गलत हो गया। बड़ा उरू झारखंड का लौह अयस्क क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, तो ई इसका उत्तर हो गया। ठीक है, झारखंड का जो लौह अयस्क क्षेत्र है मुख्य, वो है बड़ा वुरू। बड़ा वुरू, पसिरा वुरू, नोआ मंडी ये झारखंड के प्रमुख क्षेत्र हैं। उड़ीसा में गुरु महिसानी, पोमपाद, बादाम पहाड़ी, ठीक है, केउंझर, कुरुबुरी बीरू पहाड़ी, ये सब जो है उड़ीसा के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लौह अयस्क क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ का बैला डीला, डाली राजहरा पहाड़ियाँ, ये सभी
और पश्चिम बंगाल का दामोदा श्रेणी जिसको वर्धमान जिले में जो स्थित है, ये सभी महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये विभिन्न दर्रे हैं भारत के। उत्तर से देखिए श्वेनकोट्टा तो सबसे दक्षिण में, इसको हमेशा याद रखिए, सबसे दक्षिण में यही दर्रा है, केरल में स्थित है, मुल्लम जिला में श्वेनकोट्टा। तो नक्शे में देख सकते हैं, थाल घाट सबसे ऊपर, फिर भोर घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है, फिर पाल घाट ये केरल में ऊपरी भाग में, और इलायची पहाड़ियाँ जो कार्डमम पहाड़ियाँ नीचे हैं दक्षिण में, यहीं पर श्वेनकोट्टा दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन जो होगा सही वो हो जाएगा, थाल सबसे ऊपर था, फिर भोर, फिर पाल और फिर श्वेनकोट्टा। तो 1 2 3 4 सी इसका उत्तर हो जाएगा। मोलेसिस बेसिन का संबंध है। मोलेसिस बेसिन का संबंध जो है दोस्तों मिजोरम से है। ये दरअसल मिजोरम में जो बेसिन पाया जाता है, जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो बहुत ही विखंडीकृत चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। तो इन्हीं को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, या गुड़ का बेसिन कहा जाता है, गुड़ के बेसिन कहे जाते हैं। इसके अलावा मिजोरम को रोलिंग माउंटेन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है, अर्थात एक से अधिक पति रखने की प्रथा पाई जाती है? तो वो जनजाति है जौनसारी। जौनसारी जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है, ठीक है, इसी में बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है। संथाल जो जनजाति है झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। भील ये मध्य भारत की या राजस्थान पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। भील राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। बकर एक बड़ी जनजाति है भील। बकरवाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर और निचले हिस्से जो हिमाचल प्रदेश में भी बकरवाल की कुछ जनजातियां यहाँ भी पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति बकरवाल है। ये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जो प्रश्न आते हैं मिलान के लिए, किनकी, कैंटन, लॉरेन, बेला, हॉरिजॉन्टले, तो बाकी तीनों तो सही सुमेलित हैं। यही बेला हॉरिजॉन्टले, ये याद रखिएगा बेला से कि ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है, ब्राज़ील में स्थित है और लौह अयस्क के लिए यह औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना में नहीं है बल्कि ब्राज़ील में है, जो कि दक्षिण अमेरिका के एक महत्वपूर्ण देश है। किनकी की बात की जाए तो किनकी जापान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्र है और यह जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन का क्षेत्र है, किनकी नाम से जाना जाता है। कैंटन की बात करें तो यह सिक्यांग जो नदी है जो चीन में बहती है उसके मुहाने पर, उसके किनारे पे बसा है और एक प्रमुख बंदरगाह है चीन का और औद्योगिक क्षेत्र भी है। लॉरेन जो है ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादन केंद्र भी है जिसको लॉरेन के नाम से जानते हैं। और बेला हॉरिजॉन्टले ये ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। ठीक, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये कनाडियन जो नेशनल रेल मार्ग है दोस्तों अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं? जो महाद्वीप के किसी भी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाते हैं। तो ऐसा सबसे बड़ा जो महाद्वीपीय अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है या विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जिसको कह सकते हैं वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे बड़ा कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि बाल्टिक सागर के पास सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पश्चिमी रूस में स्थित है, पश्चिमी रूस के पास है, रूस के पश्चिमी भाग में, उसको व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है जो कि पूर्वी भाग है, पूर्वी किनारा है रसिया का। तो व्लादिवोस्टोक को वो सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है जिसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। उसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ लेती है, लगभग 9,500 किलोमीटर, 9,232 किलोमीटर लगभग ये लंबा है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो इसी तरह का एक रेल मार्ग है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। यह जो है हैलिफैक्स नगर को वैंकूवर से जोड़ता है। ठीक है, कनाडा के हैलिफैक्स को ये वैंकूवर से जोड़ता है, जिसमें वैंकूवर इसका जो है पश्चिमी किनारा है और हैलिफैक्स जो है इसका पूर्वी किनारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है फेल्लाह संबंधित है। फेल्लाह ये किसके लिए यूज किया था शब्द? तो जो इसका उत्तर होगा दोस्तों, अफ्रीका के नील नदी घाटी में रहने वाले कृषकों को ही फेल्लाह कहते हैं। नील नदी, इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया कि संसार की सबसे लंबी नदी है,
सबसे बड़ी नहीं है, सबसे विशाल नदी अमेजन नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका की नदी है। नील नदी सबसे लंबी दूरी तय करने में सबसे लंबी नदी है विश्व की, ठीक है। और ये युगांडा और बुरुंडी से निकलती है, सूडान एवं मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और इसी नील नदी पर ही अस्वान बांध नामक अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध भी स्थित है, जिसको अक्सर जो है एग्जाम से पूछा जाता है। अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पे। निम्नलिखित में से किसे बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी, देखिए किस देश को कौन सा प्राकृतिक या भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है, इससे प्रश्न जरूर आता है यूपीपीएससी में। तो इसके लिए तो हमारा जो वीडियो है विश्व भूगोल का जो कंप्लीट है, 2-3 घंटे में हमने कंप्लीट किया है, उसको आप अवश्य देखें। उसमें तो सब कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया है। उससे बाहर फैक्ट तो बिल्कुल नहीं आना आपका, बाकी कॉन्सेप्ट इन सब वीडियोज़ में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बाल्टिक सागर की कुंजी कोपेनहेगन कहते हैं, ठीक है, जो कि डेनमार्क की राजधानी भी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी की संज्ञा दी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, वो डेनमार्क का ही भाग है, डेनमार्क का ही उस पर अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा अन्य देश जो दिए हैं, माल्टा भी भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर किनारे स्थित एक देश है। मोनाको की बात करें तो मोनाको को अगर यहाँ से प्रश्न कुछ बन सकता है तो पहला प्रश्न तो यही कि यहाँ पर किस फसल की खेती की जाती है। तो मोनाको ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे सिर्फ एक ही फसल, उसका नाम है गन्ना, उसी की खेती की जाती है और फ्रांसीसी क्षेत्र के अधीन ये आता है मोनाको जो है। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी है रेक्जाविक, और रेक्जाविक विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी भी है, आइसलैंड की राजधानी है वो। और आइसलैंड को मध्य रात्रि का सूर्य की संज्ञा भी कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप भी आइसलैंड को कहा जाता है। अगला, कारगंडा की कोयला खदानें किस देश में स्थित हैं? बहुत प्रसिद्ध है कारगंडा, तो एक नगर भी है, कहाँ का? कजाकिस्तान का, कारगंडा बोलते हैं उसको। तो कजाकिस्तान का चौथा प्रमुख शहर भी है और कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है कारगंडा की कोयले खदानें। कजाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित या भू आबद्ध देश है कजाकिस्तान। दिए गए किसी कोर्स से जुड़ना हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स मांग सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम फुल कोर्स से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ज्वालामुखी क्रिया को यदि समझें तो पृथ्वी की आंतरिक जो परतें होती हैं, चट्टानें होती हैं, किसी कारणवश ताप दाब या अन्य अवस्थाओं के कारण जब ये चट्टानें पिघल जाती हैं तो इसी गर्म गलित पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान जानते हैं ना, आंतरिक आग्नेय चट्टानें, ये मूल चट्टानें होती, सबसे पहले यही इन्हीं चट्टानों की उत्पत्ति हुई, तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। ये मैग्मा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जब इनकी पर्याप्त मात्रा हो जाती है, पर्याप्त इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तब ये पृथ्वी की चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। जब चट्टानें टूटती हैं बाहर निकलने के प्रयास में, तो इस टूटन से क्या होता है, पृथ्वी की भूगर्भिक हलचल होती है पृथ्वी में, और यहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब और ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है तो यह सतह से बाहर आ जाता है। जब यह सतह से बाहर आता है मैग्मा, तो इसी उद्गार को हम ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। और जब मैग्मा बाहर आता है तो उसको हम मैग्मा न कह करके उसका नाम बदल जाता है, अब हम उसको लावा कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? लावा कहने लगते हैं। और जब यह लावा ठंडा हो जाता है बाहर आकर के, तो इसको हम बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अंदर जब मैग्मा ठंडा हुआ तो आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाहर जब मैग्मा ठंडा हुआ तो बाह्य आग्नेय चट्टान। इन्हीं आग्नेय चट्टानों में जब अपर्दन, अपक्षय आदि प्रक्रियाओं के कारण ये चट्टानें जब मूल अवस्था से अन्य अवस्था में बदल जाती हैं तो उसको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती, इसमें तमाम जीव जंतु भी उनका अवक्षेप पाया जाता है। ठीक है, बाद में कोयला और अन्य जो महत्वपूर्ण खनिज हैं इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये अवसादी चट्टानें हैं। ठीक, इसी में आपके पेट्रोलियम आदि मिलते हैं।
जब इन दोनों प्रकार की चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो इनका रूप और परिवर्तित हो जाता है। वो जो रूप परिवर्तित होता है उसको हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों का भी रासायनिक प्रक्रिया के कारण रूप परिवर्तन होता है, तो उसको भी हम कायांतरित चट्टानों का कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विधियां थी, चूंकि ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए मन में, ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको समझाई, वहां पर आपको पॉइंट आउट करना है, सॉरी, कि जब चट्टाने तोड़कर मैग्मा बाहर आ रहा था तो यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हो रही थी। मान लीजिए इसमें ऊर्जा कम हो, इतनी क्षमता ना हो तो ये सतह से उद्गार हो पाए इसका, तो केवल भूकंप ही आएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा है तो भूकंप तो आएगा ही साथ में, लेकिन सतह से बाहर भी आ जाएगा मैग्मा और ज्वालामुखी प्रक्रिया हो जाएगी। इससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि जहाँ पर भूकंप आते हैं वहाँ पर जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया हो ही, लेकिन जहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी वहाँ पर आवश्यक रूप से पहले भूकंप आएगा। ठीक, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में क्या है, वहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, वहाँ सिर्फ भूकंप होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे जिस प्लेट का अभिसरण हो रहा है, जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट नीचे जा रही है, चट्टानों को तोड़ते हुए चट्टानें पिघल रही हैं और यहाँ पर मैग्मा की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन इस मैग्मा की उत्पत्ति हो तो रही है, लेकिन सतह से बाहर नहीं आ पा रहा है। जब सतह से बाहर नहीं आ पा रहा है तो सिर्फ भूकंप यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा इन दोनों के वलन से, मुड़ने से, जब चूंकि टकरा रही तो मुड़ने से ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया की यहाँ पर अंतिम अवस्था पूछ रहा है, अंतिम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया की जो अंतिम अवस्था होती है धुआंरे, और यहाँ पर क्या होता है, धुआंरे में गैस और वाष्प निकलते हैं, अंतिम प्रक्रिया होती है। ठीक, मैग्मा जब निकलता है तरल अवस्था में, उसमें से अग्नि निकलेगा, गर्म रहेगा, गर्मी निकलेगी, तमाम प्रकार की जो चट्टानें अंदर की रहेंगी उद्गार स्वरूप निकलती हैं, गर्म गलित पदार्थ निकलते हैं। अंत में क्या होता है कि धुआं और या गैस और वाष्प निकलते हैं, उसी स्थिति को धुआंरा कहते हैं। ये क्रेटर क्या होता है, ये जैसे ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ठीक है, ये सतह है, सतह में जो कीपाकार आकृति बनती है जहाँ से ज्वालामुखी बाहर आते हैं, अर्थात जो मैग्मा बाहर आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है तो उसको हम कार्डेरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी सुसुप्त या मृत अवस्था में चला जाता है तो इस क्रेटर या कार्डेरा में जल भर जाता है, जिसे हम झील कहते हैं। क्रेटर झील या कार्डेरा झील कहते हैं। भारत में महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो क्रेटर झील का ही उदाहरण है। उष्णोत्स या गीजर क्या है, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है दोस्तों तो मैग्मा चूंकि गर्म होता है तो आसपास का जो जल क्षेत्र होता है वो भी इसके प्रभाव से गर्म हो जाता है, और ये जल गर्म होने के कारण बाहर की ओर उद्गार इसका भी होने लगता है बौछार के रूप में, जिसको हम गीजर या उष्णोत्स कहते हैं। ठीक है, तो ओल्ड फेथफुल गीजर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गीजर है, जो कि येलोस्टोन पार्क यूएसए में स्थित है। इसके बारे में अक्सर आपकी परीक्षा में पूछता है, ओल्ड फेथफुल गीजर। वहीं धुआरों की बात करें तो हजारों धुआरों की घाटी के बारे में पूछता है। ये क्या है हजारों धुआरे की घाटी? यूएसए का जो अलास्का है, अलास्का में एक कटमई पर्वत है, उसी को हजारों धुआरे की घाटी कहते हैं। वहाँ पे ढेर सारे धुआरे देखने को मिलते हैं, तो एक जो दृश्य दिखता है उसी को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ज्वालामुखी प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक भारत की अनन्य आर्थिक मेखला या EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है? ये समुद्री मील क्या होता है? नॉटिकल मील जिसको कहते हैं। समुद्र में जो दूरी लंबाई मापी जाती है अक्सर उसकी इकाई नॉटिकल मील या समुद्री मील कही जाती है। इसका मापन होता है 1.852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील, या 1.852 किलोमीटर के बराबर एक नॉटिकल या एक समुद्री मील होता है, या फिर इसको आप 1852 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब नॉटिकल में पूछा जाए तो नॉटिकल में,
और जब मीटर में पूछा जाएगा तो इस नॉटिकल को आप मीटर में चेंज कर देंगे इसी तरह, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए इसका मापन आपको जानना जरूरी है। देखिए यह है क्या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो संयुक्त, आपको पता है कि समुद्रों पर अधिकार को लेकर, समुद्री संसाधनों के दोहन को लेकर के तमाम जो है विश्व के देश, बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो जल पे अधिकार को लेकर ही होगा। आप हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर जैसे प्रमुख महासागरों में जहाँ पर ये संसाधनों की और व्यापार के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे इस तरह की प्रतिस्पर्धा को देख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन चिंता करने के लिए बना है, तो चिंता उसने चिंता की और 1982 में एक संधि ले आया। कौन सी संधि ले आया? अनक्लॉस। इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि। इसमें यह शर्त रखी गई कि जब तक 60 देश इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक ये संधि लागू नहीं होगी। तो 1994 में क्या हुआ? गुयाना क्या हुआ? इसने हस्ताक्षर किया और 60वां देश बन गया। तो 1994 से ये संधि लागू भी हो गई। ये डिफाइन करती है जो समुद्री क्षेत्र है, जल के अधिकार पर कि क्या अधिकार है, किस तरह के कानून बना सकता है, कितने क्षेत्र पे किस तरह के अधिकार होंगे किस देश के, ये डिफाइन करता है। ये 4 प्रकार के क्षेत्रों को डिफाइन करता है। 4 प्रकार के क्षेत्र, पहला अंदरूनी जल, दूसरा प्रादेशिक समुद्री सीमा, तीसरा संलग्न क्षेत्र और चौथा EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अंदरूनी जल सीमा मतलब जो देश के अंदर भीतरी सीमा पे जो जल, नदी आदि पाए जाते हैं, जिसमें उस देश का संप्रभु अधिकार होता है। वहाँ पे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है बिना किसी विशेष अधिकार, जब तक भारत सरकार या जैसे जिस देश के अंदर है वो उसके द्वारा नहीं दिया जा सकता। जो बाकी 3 है वो समुद्री सीमा से संबंधित है, समुद्री तट से संबंधित है। तो जो समुद्र की जो तट रेखा होती है किसी देश की, उस तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। और इस पर किसी देश का एक प्रकार से संपूर्ण अधिकार होता है। नियम, कानून, संसाधन संबंधी जितने भी अधिकार होते हैं जो भूमि सीमा पर प्राप्त होते हैं, यहाँ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर अन्य देशों के जो नाविक होते हैं या नाव होती है, नौकाएं होती हैं, वे अबाध रूप से गमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। फिर भी ये देश विभिन्न कारणों से इस पर नियंत्रण रख सकता है। और किन किन कारणों से नियंत्रण रख सकेगा, रोक सकेगा, ये साफ साफ अनक्लोज में दिया हुआ है, उस संधि में दिया हुआ है। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है, जैसे तट रेखा है, यहां से हमने आपको बताया कि 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा रहेगी। इसी तट रेखा से जब 24 मील समुद्री मील तक आएंगे तो इस पूरी सीमा को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे संलग्न क्षेत्र। इसको हम संलग्न क्षेत्र कहेंगे। इसकी जो दूरी होती है तट रेखा से 24 समुद्री मील तक होती है। यहाँ पे 4 प्रकार के कानूनों पर या 4 प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसी राष्ट्र को होता है। जैसे प्रदूषण संबंधी, कर संबंधी, सीमा शुल्क संबंधी और इमिग्रेशन, अप्रवासन से संबंधित कानून कोई देश बना सकता है इस सीमा पे। तो ये 4 चीजें याद रखिएगा। फिर तीसरी जो चीज आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। इसकी जो दूरी होती है वो तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होती है, 200 समुद्री मील तट रेखा से, ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील में आप क्या कर सकते हैं, कोई देश क्या कर सकता है? इसमें संसाधन जितने हैं उनके दोहन करने का अधिकार इस देश का होता है। इसके अलावा नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है और समुद्री अनुसंधान, जो वैज्ञानिक अनुसंधान आदि है, वह कर सकता है। इस देश का अधिकार होगा जिसका यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। लेकिन इस सीमा से हो करके अन्य देश, जो अन्य राष्ट्र हैं, वो किसी प्रकार का जैसे पाइपलाइन हो गया और केबल हो गया, संचार केबल आदि ले आ जा सकते हैं अबाध रूप से, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन संसाधनों पर दोहन का अधिकार, नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार, अनुसंधान संबंधी अधिकार, ये
इस देश का होगा जिसका यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। तो आशा है आपको, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अनन्य आर्थिक मेखला का विस्तार तटीय आधार से कितना है? 200 नॉटिकल मील है। कभी कभी ये तटीय आधार नहीं देगा और दे देगा आपका, जैसे हमने बताया, संलग्न क्षेत्र से। तो संलग्न क्षेत्र कितना है? 24 मील तक है। तो 200 में से 24 घटा देंगे तो संलग्न क्षेत्र से कितना दूरी है उतना आ जाएगा। प्रादेशिक जो समुद्री सीमा है 12 मील तक है। अगर पूछ लेगा प्रादेशिक समुद्री सीमा से जो संलग्न क्षेत्र है उसकी दूरी कितनी है, तो 12 नॉटिकल मील है। तटीय रेखा से कितनी है? 24 नॉटिकल मील है। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप कई प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। सही सुमेलित है, ये विभिन्न घाटियां हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं पूछ रहा है, सही सुमेलन पूछ रहा है। तो नुब्रा घाटी तो जम्मू कश्मीर में फेमस घाटी है। सुरू घाटी भी जम्मू कश्मीर में है। किन्नौर घाटी है हिमाचल प्रदेश में है और जोहार घाटी उत्तराखंड में है। तो इसका केवल एक सही है, यही नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर। ठीक है, सुरू घाटी है भी जम्मू कश्मीर में, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर जो ये जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे लगा हुआ है। ठीक है, और जोहार घाटी है उत्तराखंड में है। ये महत्वपूर्ण घाटियां, आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सुरू घाटी, मूर्खा घाटी, इसके अलावा नुब्रा घाटी हमने बताया आपको भी। सिक्किम में युथांग घाटी, नागालैंड में जुकू घाटी, हिमाचल प्रदेश की जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं पार्वती, किन्नौर, कुल्लू, सांगला, चंबा, उत्तराखंड में जोहार, सोर, दून, फूलों की घाटी, ये सभी उत्तराखंड में। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप नोट कर लें अपने नोटबुक में। काफ़ी लोग नोट्स बना रहे हैं हमारे इस वीडियो से, तो निश्चित रूप से उनका लाभ होगा। कथन है काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ठीक है, काली नदी तो पूर्व की ओर नहीं बहती, पश्चिम की ओर बहती है। तो ये गलत हो गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय नदियों में कौन पूर्व में बह करके बंगाली खाड़ी में गिरती है और कौन पश्चिम में बह करके अरब सागर में गिरती है। तो ये पता रहेगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको मानचित्र में अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा नदियों का, कौन कौन सी नदियाँ किधर किधर बहती हैं, जो कौन पूर्वगामी है कौन पश्चिमगामी है। तो काली नदी ये पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। कारण दिया है आर, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है तथा पूर्व में बंगाली खाड़ी की दिशा में इसकी प्रवणता मंद है। तो ये अगर पश्चिम कहता तो कथन कारण दोनों सही हो जाता। ये नहीं सही है, लेकिन ये सही है। पश्चिमी किनारे पर आप देखेंगे क्या है, भारत का नक्शा देखिए, आज मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इस तरह का है। तो यहाँ जो प्रायद्वीपीय पर्वत है, यहाँ पर लगभग त्रिभुजाकार स्थिति में दक्कन का पठार पाया जाता है। ये दक्कन का पठार यहाँ से कुछ कम तुंगता लिए हुए है, कम ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन पश्चिमी तट पर आप जाएंगे, पश्चिम के भाग में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तुंगता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आपको मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाली खाड़ी की दिशा में इसकी प्रवणता मंद है, धीमी है। तो कभी आप इस सफ़र में निकलेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि जो इस पठार की ऊंचाई कम होती प्रतीत होगी। क्यों कम होती प्रतीत होगी? क्योंकि इसकी तुंगता, इसका जो झुकाव है, प्रवणता जो है वो मंद हो जाता है पूर्व की तरफ जाने पर। तो इसका जो क्या होगा सही उत्तर, यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में यही रहेगा कि दोनों सही है या दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, आर सही है गलत है। तो यहाँ पर ए गलत है और आर सही है। ठीक है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम चूंकि कमेंट बॉक्स ओपन करते नहीं हैं, और आपको बताना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स मैं ओपन करूंगा लाइव क्लासेस में, जब लाइव क्लास मैं लूँगा। और लाइव क्लास मैं सोच रहा हूं बहुत जल्द मैं कंडक्ट कराना शुरू करूं। उसमें केवल टेस्ट होगा, आपका रैपिड फायर टेस्ट होगा, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। मैं केवल क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर बताना होगा तुरंत, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी होता जाएगा उससे। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। उसको दोपहर में वो प्रोग्राम मैं रखूंगा, आधे एक घंटे का रहेगा। सही सुमेलित नहीं है, इसमें से विभिन्न पठार है, ये सुमेलित कौन सा नहीं है? चिया पास पठार मैक्सिको, बिल्कुल सही है। चिया पास का जो पठार है ये मैक्सिको के दक्षिणी भाग में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, चिया पास पठार। अनातोलिया पठार यह जो है तुर्की में, एकदम सही है,
बिल्कुल सही है। तुर्की में एंटिक और टारस श्रेणियां हैं, जो जो पर्वत श्रेणियां हैं एंटिक और टारस, कहाँ पर है? तुर्की में, उनके मध्य में स्थित है। और इसे तुर्की का पठार भी कहते हैं, अनातोलिया के पठार को। यूकॉन पठार, यूकॉन नदी कहाँ बहती है? कनाडा में बहती है। तो पठार कहाँ होगा? ये कनाडा में होना चाहिए। यूकॉन, और हमने आपको मैकेंजी नदी उस दिन बताया था, तो यूकॉन नदी कनाडा में स्थित है, यूकॉन पठार भी कनाडा में स्थित होगा। इसको अलास्का का भी पठार भी कहते हैं, ठीक है। ये कनाडा में स्थित है, लेकिन इसको अलास्का का भी पठार कहते हैं। इसका निर्माण यूकॉन और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उसके द्वारा हुआ है। और अंत में है मेसेटा का पठार, ये स्पेन में स्थित है। स्पेन में जो साइबेरियन प्रायद्वीप है उस पर स्थित है।